फिनेंसर्स और इन्वेस्टर्स अपने आप को ग्लोरीफाई कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल द फाउंडर जो कंपनी चला रहा है. A great founder with average business और average founder with great business, किसे प्रेफर करेंगे? So if I have to choose between the two, I will go with a great. Is it genuinely a job threat to the industry? So हम लोग इसको क्लियरली. तो जब आप किसी बिजनेस को इवैल्यूएट करते हो तो आपका नो गो फिल्टर क्या होता है? जॉब अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा एक डर है. सो आप उन्हें क्या माइंडसेट या डायरेक्शन देना चाहोगे? जब लोग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक ट्रिगर होता है विच इज विंटेज. ये क्या रोल प्ले करता है एक ऐसा सेक्टर जिसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे? आई थिंक ये थोड़ा ऑड लगेगा, बट फॉर अस थैंक यू सो मच याश जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आज के सिनारियो में यदि मैं देखूं, मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए. आई मीन ग्लोबल सिनारियोज, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है. ऑयल के प्राइजेस अलग लेवल चेंज हो रहे हैं. देन करेंसी का मूवमेंट, करेंसी प्राइजेस वो भी अलग चेंज हो रहे हैं. ऐसे सिनारियो में आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिस्ट पर्सन वो कैसे सोचता है. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ऐसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आप एज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप कैसे सोचते हैं? कैसे आपका ग्लोबल जो आउटलुक है वो क्या है? आपका इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है? आई जस्ट वांट टू नो इट फ्रॉम यू. थैंक यू तृप्ति जी. आई थिंक एकदम सही बात है. जिस तरह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चलती रहती है, कभी कुछ न्यूज़ यहाँ से आ जाता है, कभी कुछ यहाँ से आ जाता है. Exactly. ऐसे लगता है क्या हो रहा है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक जूम आउट करके एक पहले तो ऊपर का व्यू लें, और उसमें आप वेरी क्लियर रहें कि आपकी थीसिस क्या है, आपकी स्टाइल क्या है. आप जितने भी बाहर के इंफॉर्मेशन, आपको अपने स्टाइल से ही इन्वेस्टिंग करनी है. फिर उसमें आपको डीप डाइव करो, रिसर्च करो, चीज़ों को मिक्स करो कि अगर ये होगा तो क्या हो सकता है. तो वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैक्रो क्या, करेंसी मूवमेंट क्या, ये सब सिग्नल्स होते हैं, बट जो आपकी एक नेचुरल स्टाइल होती है इन्वेस्टिंग की, उसको ध्यान में रखते हुए एक बर्ड्स आई कोलैबोरेटिव पूरा ऊपर व्यू देखना. हाँ, फिर जैसे वो एक सेट हुआ, फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट लेवल पे डीप डाइव करना, रिसर्च करना. तो होमवर्क करो, थोड़ा मेहनत करो. ये शॉर्ट टर्म व्यूज़ के लिए आपको ये सब फैक्टर्स बिल्ड करने हैं. ओके. बट लॉन्ग टर्म में आपको अपनी स्टाइल से अपना इन्वेस्टमेंट करना है. ये सब चीज़ों से स्वे नहीं होना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है. तो राह पता है, बस थोड़ा सा बीच में स्लो फास्ट का ध्यान रखते रहना है बस. लॉन्ग टर्म में एट द एंड योर मैसेज इज वेरी क्लियर. लॉन्ग टर्म में इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम, इन्वेस्टेड रहो, और ये सारी न्यूज़ से अपने पेशेंस स्ट्रैटेजी को कैलिब्रेट करो. हाँ, ओके. एक दिन 2000 पॉइंट नीचे देखा तो हड़बड़ाओ भी मत बाइंग, और ऊपर में डरो भी मत, वॉलेटिलिटी से डरो मत. एग्जैक्टली. और ऐसे सिनारियो में आप मॉर्फोसिस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे फिट करते हैं? सो एट मॉर्फोसिस हम लोग स्टार्टअप्स में करते हैं जो सीड स्टेज और अर्ली स्टेज अनलिस्टेड कंपनी होती है. बेसिकली वी बेट ऑन फाउंडर्स. राइट. हमारी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है कि ये इंडिया का टाइम और इंडिया का फ्यूचर है. इसमें हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, डीप टेक्नोलॉजी जो रिसर्च निकलते आ रहा है, और जो आईटी और ये सब बन रहे हैं, जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स हैं, चाहे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेटा सब हो. हाँ, उसमें वी वांट टू बेट ऑन फाउंडर्स जिनके अंदर वो जील है, उनको कुछ कर दिखाने का, दे वांट टू डू इट. सो यू आर बेटिंग ऑन द फाउंडर एंड हिज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट. एंड दैट इज वेयर वी आर वेरी क्लियर. करेक्ट सेक्टर में 10 फाउंडर्स होंगे, पर वो कौन सा जीतेगा. सही बात है. एंड सो फर्स्ट लेवल पे है कि इंडिया की अच्छी स्टोरी है, 1-2 सेक्टर्स पे जो इंडिया के ग्रोइंग सेक्टर्स हैं होने वाले हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट फाउंडर है, वो हम लोग वी आर स्टिकिंग टू एज अ फिलॉसफी. ओके. तो irrespective of where market is going, you are going to bet on the jockey. Yes, you are betting on the jockey. In startups, you are betting on the jockey. Perfect. So before we go, deeper into our Q&A,
आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर जर्नी. आपका ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाला जर्नी कब से शुरू हुआ? लाइक क्या है इसके बैकग्राउंड का पिक्चर? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट. मेरा बैकग्राउंड, मैं करीब 15-16 साल से हो गए इन्वेस्टमेंट करते हुए. हम लोग जब करते थे इन्वेस्टमेंट, तब हम लोग को ये बज़वर्ड्स कुछ नहीं पता थे. क्या लिस्टेड है, क्या इनलिस्टेड है, एक ब्रॉड वो आइडिया रहता था. आजकल तो सीड, प्री सीड, ABC, प्री IPO, तो हमारा सिंपल था, अच्छे फाउंडर्स, अच्छी कंपनियां में इन्वेस्ट करना है. I started out with in a way impact investing, but sectors like healthcare, edtech, into manufacturing, SMEs, who are again the flavor of the season with VCs today or PE today. Then moved to some listed company, then back to startup investing. But what has been consistent और अभी तक continue रहा है, businesses को value करना है, businesses को अच्छे कौन से हैं उनको देखना है, और फाउंडर्स का वैल्यूएशन और इवैल्यूएशन करना है. अब वो फॉर्मेट कोई भी हो, स्ट्रक्चर कोई भी हो, उसको कैटेगराइजेशन कहीं भी कर दो, नेमिंग कुछ भी कर, हाँ, वो बहुत टाइम तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की वजह से नेमिंग होती है. बट द कोर क्या है, आपको अच्छे बिजनेस, वो बिजनेस को समझना है, उसके फ्यूचर पोटेंशियल को आपको बैक करना है. हम लोग, वी आर नॉट द वंस हु आर रनिंग द बिजनेसेस, राइट. पीपल, हम फिनेंसर्स और इन्वेस्टर्स अपने आप को ग्लोरीफाई कर लेते हैं. एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल द फाउंडर, इट इज स्टिल द ऑपरेटर जो कंपनी चला रहा है. वो जो प्रेशर झेलेगा, हम लोग तो इतना नहीं झेल सकते. We are just giving our finances, we are just giving him hand. We will help, उनके साथ हेल्प करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, गाइडेंस, आइडिया, कनेक्शन. बट जो रातों की नींद उसकी ज्यादा जाएगी एंड ऑफ द डे, वो हमारी नींद. हाँ, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. वी कैन नॉट ग्लोरीफाई आवरसेल्व्स एज इन्वेस्टर्स. इट इज स्टिल द फाउंडर्स हु आर एट द फोरफ्रंट. राइट. उन्हीं को वही पहले हैं. ट्रू. मुझे बताइए यश जी, जब आप कोई बिजनेस को इवैल्यूएट करते हो, बिकॉज आपके पास में मल्टीपल बिजनेस आइडियाज आते होंगे, तो जब आप किसी बिजनेस को इवैल्यूएट करते हो तो आपका नो गो फिल्टर क्या होता है? मतलब विद द नो गो फिल्टर आई मीन टू से कि ये चीज़ नहीं है तो आई एम गोना से नो, मतलब कुछ भी हो जाए, कैन नॉट मूव फर्दर. आई थिंक ये थोड़ा ऑड लगेगा, बट फॉर अस द नो गो फिल्टर इज एम्बिशन. कि जो फाउंडर और एंटरप्रेन्योर है, उसका एम्बिशन क्या है. इज ही हैप्पी विथ हिज करंट स्टेट कि बहुत अच्छी चल रही है और मैं खुश हूँ, या उसको अभी भी कुछ वो 1x को 10 करना है, 10 का 100 करना है, 100 का 1000 करना है. इफ ही हैज दैट एम्बिशन, उसको पता है कि मेरे को कुछ करके दिखाना ही है, अभी भी उसमें है वो, दैट इज अ प्राइमरी फिल्टर. जिसमें को एम्बिशन ही नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस हो, उसके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पे फिर हमको देखना पड़ेगा ना. तो जो खुद से उसके पास एक वो इनहेरेंट एम्बिशन कि अभी तो मेरे को और बहुत कुछ करना है, सो आवर इमीडिएट नो गो फिल्टर इज दैट. ओके. तो यूजुअली है ना, मैंने भी जैसे मल्टीपल बिजनेस प्रपोजल जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंफ्यूजन आता है, वेदर लाइक यू नो इट इज गुड बिजनेस और इट इज गुड इन्वेस्टमेंट. आप ये दोनों के बीच में कैसे इवैल्यूएट करते हैं? So I think good business और good investment का अगर डिफरेंस है इज अबाउट वैल्यूएशन. कि गुड बिजनेस है पर या तो वो ओवर वैल्यूड है, इसके लिए उसको लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं समझ रहे हैं, या फिर वो अंडर वैल्यूड कोई रीजन से है, तो गुड वैल्यूएशन पे है, गुड इन्वेस्टमेंट है, सोच लग रहा है लोगों को, पर वो बिजनेस में कुछ है ही नहीं, इसके लिए वो अंडर वैल्यूड है. तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आपको पहले बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. वो बिजनेस का पूरा चिट्ठा उधेड़ दो या पूरा समझ लो अच्छी से. पुट योर सेल्फ दैट इफ यू आर द बिजनेस ओनर और द CEO, क्या वो बिजनेस में पोटेंशियल है, फिर आप उसको वैल्यूएशन करेक्ट देखो. करेक्ट वैल्यूएशन पे अच्छा बिजनेस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. रॉन्ग वैल्यूएशन पे अ गुड इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गुड बिजनेस इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. सही बात है, बिल्कुल सही कहा. इसी सेंस में यदि मैं एक स्टेप आगे जाती हूँ, ऐसे जैसा अभी आपने कहा कि एट द एंड आप वो ज़ील ढूंढते हैं किसी भी फाउंडर में, तो आपके मुताबिक फाउंडर के ऐसे कौन से 2 से 3 ट्रेड्स है विच आर नॉन नेगोशिएबल फॉर यू? वो ट्रेड्स उनमें होने ही चाहिए.
आई थिंक एक चीज़ जो होनी चाहिए कि उसके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू टेक डिसीजन। एक होता है कि आप फिलोसोफर मोड विजनरी हो जाते हो, पर आप विजनरी जो भी हो, जब डिसीजन मेकिंग क्विक, हैंड्स गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, जाना फील्ड पे निकलना, तो एक एटीट्यूड टू डू एंड एग्जीक्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एक्शन प्लान, क्या है वो, स्ट्रेटेजी कैसे करता है, ये दो। तो while someone has to be good at doing work and executing, वो कैसे उसमें कुछ चेंजेस, जैसे ही अपनी अनसर्टिनिटी की बात हुई, सडनली कुछ आया तो हाउ डज ही इनकॉर्पोरेट, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे फ्लिप होती है, चेंज होती है, अपडेट होती है। तो ही नीड्स टू बी अ गुड थिंकर, बिजनेस पर्सन, प्रोवाइडेड वो एग्जीक्यूट कर सके। और ये दो एज एन इंडिविजुअल लेवल है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ डज ही वर्क विद अ टीम। उसके जूनियर भी होंगे जो उसको चाय भी लाके दे रहा है, या जो दीदी कर रहे से लेके हिज इन्वेस्टर टू द गवर्नमेंट टू इवन हिज को फाउंडर टीम, एट ऑल लेवल्स हाउ डज अ पर्सन बिहेव as a social animal or as an person who interacts. He has to be working. It is not a single founder business. True. It is not a single man. Eventually जब बड़ा होना है तो आप अकेला आदमी कब तक कर लेगा। सही बात है। हाँ, तो यदि मैं इसे sum up करूँ तो there are three non-negotiable. The very first one is the person, like वो कितना calm and composed है uncertainty में। Yes, can do attitude and execution. Exactly. And then the second is execution. मतलब philosophy ठीक है, ज्ञानबाजी बहुत ठीक है, but at the end execution चाहिए, ground level पे आके work करने की capacity चाहिए। And the third foremost important is team working. If the person cannot work with his team, तो वो आगे कब तक के एक लिमिट तक के जा सकता है। And I feel team across all levels. बहुत लोग देखते हैं पीयर ग्रुप में टीम कैसे रहे, कि को फाउंडर्स ऐसे। आई फील यू शुड बी एबल टू, अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग में हो तो कैन यू हैंडल द शॉप फ्लोर से लेके तुम गवर्नमेंट एजेंसीज है। सो ओवरऑल मैं नहीं बोल रहा कि तुमको एक्चुअली अपने जाके तुमको फोरमैन बनना है, बट हाउ टू हैंडल डिफरेंट पीपल। यू आर इन बिजनेस इज अन इंटरैक्शन एंड सोशल वर्क। Right, true. Because it is not an individual. चाहे कस्टमर हो, सप्लायर हो, वो भी तो सामने एक पर्सनालिटी है। सही बात है। तो द एबिलिटी टू मैनेज पर्सनालिटीज, नॉट जस्ट योर को फाउंडर, या फिर तुम सीईओ एमडी को मैनेज कर लिए, वो नहीं। वो प्रीटी सिंपल है, वो सिंपल है। When it comes to ग्राउंड लेवल पे जाके वर्किंग करना, ग्राउंड लेवल और सिमिलरली हाईएस्ट लेवल पे किसके सामने जी हजूरी करनी है और कब किसके बड़े आदमी के सामने भी स्ट्रिक्ट होना है। सही बात है। सो इसी को I mean, एक step ahead I'm taking. Need your comment on a great founder with average business or average founder with great business. आप किसे prefer करेंगे? So I will prefer, if I have to choose between the two, I will go with a great founder with average business. Okay. क्योंकि वो founder कहीं ना कहीं से वो ऊपर नीचे मूव करके इधर उधर कुछ ना कुछ करके रास्ता बना के वो एवरेज बिजनेस को ग्रेट खींच लेगा। सही बात है। पर जो आज का ग्रेट बिजनेस है, वो कब वो एवरेज फाउंडर वो ग्रेट बिजनेस को एवरेज बिजनेस बना देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दमानी जी था तो ग्रोसरी वाला ही बिजनेस, हाँ, बट देन उन्होंने उसको एक अलग वर्जन देके डीमार्ट में कन्वर्ट कर ही दिया। ऐसे ही कोई इतने अच्छे बिजनेसेस हो सकते हैं जो ग्रॉस मार्जिन्स कैन बी 50-60% के ऊपर, टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, पर चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग उसमें हु नोज actually with the how do we, so that great business today, how can we say it will continue to be great, आगे रहेगा नहीं रहेगा, and that is where a great founder can pull this average business to a great another business. level. True. Understood. So आज के डेट में यदि लॉन्ग टर्म से देखा जाए, मतलब यदि मुझे आने वाले 5 से 10 साल का पर्सपेक्टिव देखना है, तो कौन से सेक्टर या थीम पे आप बेट करोगे? सो 2-3 वेरी क्लियर थीम्स इंडिया में इमर्ज हो रही हैं। एक हो रही है जो इंडिया की डीप टेक इकोसिस्टम बन रहा है। आज के दिन हमारे इंस्टीट्यूशंस और प्लेसेस में जो लैब लेवल वर्क है, इट इज मूविंग टू एडवांस्ड लेवल टेक्नोलॉजीज where people want to make it into a product, commercialize it for the world.
तो वी आर मूव बियॉन्ड लैब R&Ds टू हाई लेवल डीप टेक्नोलॉजी वर्क। दूसरा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग। Therefore, we will see winners coming out from these SMEs and all that, जो mid size अभी करते थे, growth ambitions भी हैं सब है। तो we are very focused on manufacturing, and our last leg is on technology, and where there is some sort of an intellectual property. जहाँ लोग IP, तो जो लोग टेक्नोलॉजी, AI, इनोवेशन सब कर रहे हैं, they are thinking of creating IPs, creating enterprise level technology in such a way कि वो global उनको करना है। So basically creating innovation over there. So deep tech, manufacturing and enterprise level intellectual property technology. Okay, so these three sectors. These are the emerging sectors. Long term में उनमें स्टार्टअप में तो दिख रहा है, मिड लेवल भी आ गए, ये इवेंचुअली आपके लिस्टेड मार्केट्स में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो AI और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों के दोनों इंडिया लेवल पे जो हमारा बेसिक वर्किंग है ग्राउंड लेवल पे, इसे आई पर्सनली फील कि दीज आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस व्हेन इट कम्स टू AI एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग? बिकॉज आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि इन फ्यूचर, इन लॉन्ग टर्म आप AI रादर डीप टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी आ चुका है। सो व्हाट इज योर व्यू इन दिस? इज इट जेन्युइनली चेंजिंग द फंडामेंटल वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री? Yes, it is getting far more, it is getting efficiency, it is getting new ways to do business, and therefore anyone जो are understanding the growing change, वो अपने बिजनेसेस को केटर करके, नेविगेट करके चेंजेस ला रहे हैं। तो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में एफिशिएंसी आ रही है, तो उससे उनके कॉस्ट एफिशिएंसी इफेक्टिवली आ रही है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, मोर पोटेंशियल बिजनेसेस ओपन अप हो रहे हैं। हाँ, सो द स्मार्ट मिड साइज मैन्युफैक्चरर्स आर अडॉप्टिंग टू इट। सर मुझे बताइए, जब हम AI पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप AI को किस वे में इवैल्यूएट करते हैं? इज इट जेन्युइनली अ जॉब थ्रेट टू द इंडस्ट्री और ह्यूमन इवोल्यूशन के रूप में आप इसे देखते हैं? सो हम लोग इसको क्लियरली ह्यूमन एवोल्यूशन के व्यू से देखते हैं। ये जॉब थ्रेट, दिस इज सेम लाइक जब कंप्यूटर आए तो तब टाइपराइटर चला गया। सो अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समथिंग वेरिन लॉन्ग टर्म में आप बेट करना चाहोगे, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप इसे कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं? मतलब कितने न्यू प्रपोजल यू आर सीइंग इन द इंडस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर लाइन? सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि अब इंडियन फाउंडर्स और इंडियन स्टार्टअप्स का एम्बिशन अब इंडिया रहा ही नहीं है। दे आर ऑल ग्लोबल। We are from India for the world. People want to create technology products. People want to come up with new innovation जो उनको बेचना ही दुनिया में है। ये भी नहीं कि हमको सिर्फ USA के मार्केट या एडवांस्ड इकोनॉमी में, something where they will sell to the world, be at the premium. So be it in deep manufacturing का कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा ऐप रिलेटेड IT सर्विसेज or some product innovation, even in some of the AI products which are being built, the ambition and the scope is it has to be at a global level, and उसमें people are understanding कि हम क्या intellectual property और हमारा uniqueness क्या है, जो हम आज के दिन उसको अपना main moat बना के, which is what we are using it. So therefore anyone who's thinking कि मेरा लिमिटेशन मेरी जोग्राफिक नहीं है, द माइंड कैन ट्रैवल एवरीवेयर, सो व्हाई नॉट द एम्बिशन एंड देयरफॉर व्हाई नॉट द बिजनेस? सही बात। एंड इट जॉइंस बैक टू आवर पॉइंट, टुडे द लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग एंड एम्बिशन इंडिया में बहुत बहुत बढ़ चुका है। तो मैंने 10-15 साल पहले, 5 साल पहले से आज के दिन पहले वो सेफ्टी नेट वाले ही जंप लेते थे, रिस्क लेते थे। आज बिना सेफ्टी नेट वाले भी रिस्क ले रहे हैं। आज वो ईसॉप कल्चर बोल लो या वो बोल लो कि लिस्ट हमारा, वी आर अ स्टार्टअप, वी आर इन्वेस्टर्स, कितने स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हो गए हैं, तो समझ लो स्टार्टअप कितना पॉपुलर हो गया है। हाँ, जब फाइनेंस वाले आगे पीछे घूमने लगे, मतलब समझ लो वो सेक्टर तो बढ़ ही गया है। हाँ, सही बात है। सो मतलब जो आपने अभी बोला उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। ये जो स्टार्टअप वाला कल्चर इतना बढ़ गया है, यार हैविंग लाइक मल्टीपल ऑप्शंस,
angel, then we are having venture, then private equity, then seed series जो आपने बताया. तो मुझे एक लेमैन को यदि आपको एक्सप्लेन करना रहो एग्जैक्टली ये कैसे लेवल है, तो आप मुझे सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताइए एग्जैक्टली ये क्या क्या चीज़ें हैं. सिंपली बेसिक क्या है, किस टाइप का पैसे की कितनी रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है. ओके. तो रिस्क के अकॉर्डिंग यदि मुझे इसे कैटेगरीली प्लेस करना रहे तो सीड हो गया या एंजल हो गया, इट विल बी एट द टॉप. मतलब शुरुआत इससे होगी, हायर रिस्क बट देन इवेंचुअल रिटर्न्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे बिकॉज आप बहुत ही अर्ली स्टेज में बेट कर रहे हो वो चीज़ पे. एंड उसके बाद में आएगा आई बिलीव वेंचर कैपिटलिस्ट. हाँ, सो वेंचर कैपिटल जो मिड साइज वाले हो गए, तो वो उसके बाद में आएंगे. देन इट विल बी द पी प्राइवेट इक्विटी. यस, प्राइवेट इक्विटी के बाद में वी विल बी हैविंग प्री आईपीओ. हाँ, मतलब प्राइवेट इक्विटी पैरेलल प्री आईपीओ, वही रहा मैच्योर बिजनेसेस ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड. हाँ, ग्रोथ. हाँ, वहां पे आ गया. और उसके बाद में जब पूरा वो तो आजकल IPO has become the flavor. IPO exactly, IPO is now a buzzword for like every founder is dreaming of कि मेरा IPO. So the one thing is there is a risk at every level. तो बिजनेस इवैल्यूएशन और बिजनेस रिस्क तो है. दिस इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि कौन कितने जल्दी आ रहा है उस बिजनेस में. सही बात. तो जो IPO और वो आ रहे हैं आर कमिंग एट अ फार लेटर स्टेज वर्सेस एन एंजल एंड अर्ली या एक अर्ली VC या सीड स्टेज VC जो हमारा है. बट दोनों स्टिल हैव टू बेयर द बिजनेस रिस्क एंड ऑल दैट. राइट. इवैल्यूएशन, हाँ, कैपेबिलिटी भी फर्क पड़ जाता है. तो मुझे एक चीज बताइए, एक फाउंडर को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसने कौन से स्टेज पे ये फंडिंग को ऑप्ट करना चाहिए. सो ऑनेस्टली व्हाट आई विल से इज कि फाउंडर को पैसा तब लेना चाहिए जब ही रियलाइजेस देयर इज सम ग्रोथ और समथिंग इन द बिजनेस. बहुत जल्दी भी फाइनेंस नहीं लेना चाहिए. ओके. हाँ, कि बस क्योंकि मेरे पास आइडिया है, आजकल सीड फंड्स है तो ले ले. ना ही बहुत लेट भी पैसा लेना चाहिए. When he feels that the business एक रुपया लेके 4 गुना 5 गुना होगा, तब लेना चाहिए. Do not take money for surviving, I feel. Understood. मतलब सीरीज वाला जो है वो भी एक स्टेज अचीव होने के बाद में आना चाहिए. एक स्टेज या फिर इवन इफ इट इज नॉट अ स्टेज, अगर मेरे को पता है कि ये पैसे से मैं ये चीजें कर सकूंगा, तब लेना चाहिए. तो एज अ फाउंडर व्हेन ही फील्स दैट एक कैपिटल आने से मेरे बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होगी, कहीं कुछ ग्रोथ दिखेगा, तब इसको एक फ्यूल की तरह यूज करना है रॉकेट चलाने के लिए. हाँ. और जो आपने बोला कि नाउअडेज SMEs जो है वो इंडिया का बैकबोन पहले भी थे और अब तो बहुत स्ट्रांगली ये लोग फोरफ्रंट में प्ले कर रहे हैं. तो इनका फ्यूचर आपको, मतलब इंडिया के ग्रोथ में इनका क्या फ्यूचर आपको दिखता है? वो आई थिंक दे विल प्ले द मोस्ट क्रिटिकल रोल. SMEs will play the most critical role in India's story, especially जो अब इंडिया का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आने वाला है. ये लोग जो पहले बैकबोन थे, पहले ऐसे लगता था कि थोड़ा सा अच्छा है. अब पीपल आर वांटिंग टू बिकम बिग. उनको साइज बड़ा करना है, ग्लोबल एम्बिशंस है. दे आर सीइंग बिग, फ्यू पीपल मेक इट वेरी बिग. बड़े बड़े ग्रुप्स हो गए हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हो गई हैं. एंड इवन अमंग द SME ओनर्स दैट विजन टू मेक इट बिग, वो SME फिर नहीं रहेगा, स्मॉल मीडियम. हाँ, वो बहुत बड़े एंटरप्राइजेस बन जाएंगे. और वो सपना एंड विजन अब आज के टाइम में है, फाउंडर्स में दिखता है बहुत ज्यादा. वी आर तो सीइंग कि लोग मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक 4-5 SME मिलके एक अपना बड़ा ग्रुप बना रहे हैं. मतलब सिनर्जीज ड्राइव कर रहे हैं बिजनेस क्लस्टर्स में. They are far more demanding from the government. They are far more demanding from the municipality. Because and it is very important क्योंकि जो इंडिया का जॉब स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, और सब आगे है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है. और अगर अपने को जो मिडिल इनकम से हाई इनकम में मूव होना है, तो वी विल बी मूविंग टू एन SME मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. और हमारे कैपिटल मार्केट्स भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ये SME IPO के जो पूरे ट्रेंड्स आए, ये जो स्मॉल कंपनीज जिनमें अच्छी कंपनी जो धीरे धीरे बड़ी होती गई, ये जो न्यू एज टेक कंपनी सब लिस्ट हो रही हैं धीरे धीरे. दीज आर ऑल न्यू इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग मिक्स. SMEs were made it large. So the mixture of moving from conglomerates to a far more efficient or a far और broad capital markets वो दिख रहा है.
वही स्टार्टअप्स में दिख रहा है, द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, द काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। अब यहाँ वो जो आजकल एआई में वाइब कोडिंग आ गया है, हाँ. तो पीपल आर मेकिंग सम वेरी गुड एप्स। हाँ, वही वाला, कीप गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, कुछ ना कुछ खुराफात करते रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। एंड यू नेवर नो कौन सी चीज एक बिग हिट बन जाए, बिकॉज वी हैव सीन मल्टीपल बिजनेस आइडियाज हिटिंग इन दिस वे। अपने दोस्तों के साथ में एक बहुत अच्छी चीज करने गए और वहीं से आइडिया क्लिक हो गया, वहीं से उन्होंने कुछ तो बिजनेस का वेंचर शुरू कर दिया, एंड देन नाउ इट्स अ बिग हिट। सो नाउअडेज यू नो वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। यदि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, सो इक्विटी इज देयर, यू नो, कमोडिटी इज देयर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें भी है। सो आई वॉन्ट टू नो योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, यू नो, आप कैसे ये एसेट एलोकेट करते हो, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है? पहली चीज जो हम देखते हैं, और पर्सनली भी, कोई फैड नहीं फॉलो करना है जस्ट बिकॉज कुछ हॉट है तो उसको नहीं, राइट। सो इट्स अगेन योर एलोकेशन का परसेंटेज कम है, थोड़े स्टार्टअप्स में भी करेंगे, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गोल्ड, बॉन्ड्स, तो जहां आप समझ सकें, यू आर एबल टू ट्रैक इट। हाँ, सिर्फ एक दूसरे की वर्ड पे करना है तो वो मत करिए। दिस इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज। हाँ, तूने आईपीओ भरा, बस तो मैंने भी आईपीओ भरा। वही बिजनेस क्या है? किसी को कोई लेने नहीं है वो सबकी फितरत अलग है। तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी फितरत है, ना उसका पैसा ना उसकी फितरत, तो क्यों कोई और के पीछे जलाना अपना पैसा? होगा, यू मे 1 टाइम गेट लकी, 2 टाइम्स गेट लकी, 4 टाइम्स, बट एट 1 पॉइंट अगर लॉन्ग टर्म बनाना तो जो खुद समझ में आए। कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, सामने वाले को फोन ही करते जा रहे हो या कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो फिर ऐसा भी वो नहीं बैठेगा, इवेंचुअली वो लॉन्ग रन में नहीं सस्टेन करेगा। ओके, सो इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ एंड अपने बेसिस से क्या मेरे को समझ में आता है, सब चीज नहीं, मेरे लिमिटेड दुनिया में अपना मिक्स एंड मैच करके इन्वेस्ट करना। तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ों को प्लेस करोगे? लाइक एक कॉमन इंडिविजुअल ने मतलब जिसका फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, मतलब तो उसका लिमिटेड नॉलेज के साथ में उसने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब फ्यू ऐसे 4 या 5 चीजें जहाँ उसने इन्वेस्ट आई थिंक डेफिनेटली उसको एक रिस्क टेकिंग के हिसाब से इक्विटीज में तो करना ही चाहिए। हाँ, अगर वो डायरेक्ट नहीं भी करे क्योंकि उसको नहीं पता, नहीं कैसे एनालिसिस करना है, तो वो इंडेक्स फंड्स ले लें। उसको ये भी अगर नहीं पता कि कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ, क्या लूँ, सिंपल है कि इंडिया का इक्विटी मार्केट्स है, वाइब्रेंट है, क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स फंड है या कोई म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई बॉन्ड हो गया, एफडी जो भी है, या कुछ थोड़ा गोल्ड एलोकेशन कर लिया। हाँ, ये 2-3 चीजें हैं। रियल एस्टेट भी, आई एम नॉट ऐसे कि घर लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, देयर इज एन इंटेंजिबल वैल्यू ऑल्सो टू अ होम। डोंट गो ओवरबोर्ड कि मैं एक ऐसे जिक्सॉ पजल की तरह ये चीज, तो कोई एक कॉर्नर पे बहुत हाई मत चले जाओ कि मैं सभी इक्विटी में कर दिया, देख बैलेंस करो। तो अपने सिनेरियो के हिसाब से 5-6 महीना अगर जॉब नहीं हो या इनकम की कुछ ऊपर नीचे हो तो उतना बफर भी होना चाहिए। 5 या 6 ईयर 3 EMI लायक तो पैसा होना चाहिए, सेफ्टी नेट होना चाहिए। और फिर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो। आई थिंक ये जो नॉर्मल, ये जो बेसिक चीज, आई थिंक इवन इतनी बेसिक चीजें कर लेना, पर्सन वुड हैव डन फार मोर देन द ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है। ट्रू। आपने इसमें ये भी कहा कि हमने इक्विटी इवन स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जस्ट वांट टू नो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्या मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी फर्म के थ्रू करना चाहिए या फंड के थ्रू? बेसिकली आई वांट टू नो, फंड के थ्रू करे या डायरेक्ट इन्वेस्ट करे? सी, इसमें है कि आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क, राइट। थोड़ा पोर्टफोलियो हो तो कोई चलेंगी, कोई नहीं चलेंगी, कोई सेक्टर में। अब आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हो वो आपका एक सेक्टर एक्सपर्टीज होगा या वो कुछ होगा, तब वहां पैसा डालो जहां सामने वाला आपका पैसा लेके आपकी वैल्यू करे। वो आपको सिर्फ आपके पैसे के लिए नहीं, आपके पैसे के अलावा एज एन इंडिविजुअल आपको देख रहा है। तो इफ यू फील यू आर वैल्यूड बाय द फाउंडर, तब आप वहां डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर दिए। सो आई थिंक माई सिंगल फंडा इज, जहां फाउंडर आपको पैसे के अलावा वैल्यू करे वहां तो डायरेक्ट कर लो। और ऐसे लगे कि भाई सब जगह तो मैं नहीं वैल्यू होऊंगा,
then work with a fund where the fund is then being But valued. yes, it is as simple as that कि जहाँ पे फाउंडर इज नोन टू यू, क्योंकि जहाँ नोन है वहीं वो फाउंडर वैल्यू करेगा, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे आप कितना इन्वेस्ट नोन में भी कोई वैल्यू ऐड करना है ना, मैं आपको जानता हूँ पर क्या मैं आप मेरी कंपनी में आप मेरे को कुछ हेल्प करोगे? वैल्यू एडिशन नहीं है टिल दैट टाइम, तो आई बिलीव यू शुड गो विद द फंड, गो विद द फंड। बिकॉज आप फंड के साथ हेल्प करो ना, आप फंड और आप मिल के डालो। फंड आपको डाइवर्सिफाई कराएगा मल्टीपल पोर्टफोलियोज में, वो लोग ज्यादा डीप डाइव करेंगे, उनका जो ओवरऑल से होगा विद द फाउंडर, बिकॉज द फाउंडर हैज इंटरैक्टेड विद द फंड एंड इवन द फंड इज इन क्लू बिजनेस के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं। राइट Right, understood. मतलब it is always advisable to go with the fund expertise. हाँ, वन ऑफ एंजल कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, जहाँ वो आपके बिजनेस रिलेटेड लाइन में है या कुछ ऐसा है जहाँ आप रियल में वैल्यू ऐड कर सकते हो, वहाँ करो। अदरवाइज तो गो विद द फंड। तो आप जब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बर्न रेट को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? सो आवर लॉजिक ऑफ बर्न रेट इज वेरी सिंपल कि ये जो बर्न हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। Is it a burn which is leading to growth in such a way कि eventually it will move to its stable, हाँ? तो it's like an J curve, ये थोड़े टाइम के लिए burn है but वो eventually it is helping to take steps ahead, जहाँ प्रॉफिट आएगा, ग्रोथ आएगा, उसके वो कंपनी का नेचुरल स्टेट को, इट्स लाइक अ कैपेक्स। अंडरस्टूड। तो जो मैं आज बर्न कर रहा हूँ उसको कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। मैं बस डेफिसिट में बर्न कर रहा हूँ कि मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जस्ट खर्चे हो रहे हैं, हाँ, सस्टेन करने के लिए। तो इट ग्रोथ बर्न वर्सेस अ सस्टेन बर्न, उसमें देखना है डिफरेंस। ओके, सो ये जो लॉस मेकिंग आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको एग्जिट करने का कन्विक्शन क्या है? वेदर इट इज लाइक कंप्लीटली नंबर ड्रिवन और कन्विक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। So I think when we do exits, or if today the companies are loss making, that is fine, we will not exit directly. हाँ, our exits are planned in such a way कि ये कंपनी का जो पोटेंशियल है, how much of it is it's reaching its potential, हाँ, वो जो उसकी विजन स्ट्रेटेजी थी क्या वो उस राह पे है, हैज इट एक दो चेंजेस करे हैं जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हैज इट बीन एबल टू कीप चेंजेस। तो जब तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका ग्रोथ आ रहा है, वी आर विद। जिस दिन वो फाउंडर माइंडसेट चेंज हो गया, दैट इज द टाइम एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एग्जिट। ओके, मतलब एट द एंड एग्जिट में भी यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट द फाउंडर। एंड ऑफ द डे अगर कोई आप बिजनेस को कोई छोड़ रहे हो या यू आर एग्जिटिंग समवेयर, इट इज नॉट मैचिंग। देखो टेन्योर वेन्योर का बोलते हैं कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बिजनेस हैज रीच्ड द मैच्योर स्टेज, सो दैट टाइम एक थीसिस आपकी ये फंड से आपने एग्जिट नहीं है। सो एज एन इन्वेस्टर आवर फंड विल एग्जिट, बट वी विल देन एंश्योर दैट देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल या अदर वे से वो, सो वी आर स्टिल कनेक्टेड विद द फर्म। बट इफ यू आर एकदम ही एग्जिटिंग एंड एकदम वो फाउंडर से दूर हो रहे हो, इज दैट देन देयर इज अ माइंडसेट डिफरेंस। ओके सर, मुझे बताइए, मार्केट में जब आप रहते हो तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस आ जाती है, यू नो, क्योंकि आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, फंड के थ्रू भी हो ही रहा है। सो बायस आप नहीं रहो उसके लिए आप क्या करते हो? आई थिंक सबसे पहले तो जो मैं करता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं मेरा वो माइंडसेट ही मेरे को कुछ नहीं आता है ना, ये मेरी कंपनी है, मेरी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, इफेक्टिवली इट इज द फाउंडर्स, वी आर जस्ट एन इकोसिस्टम एनेबलर। तो सबसे पहले यू हैव टू बी हम्बल। एक बार हम्बल हो गए, सिर्फ सीखने की चाह हो, तब एक मेजर बायस चला जाता है। फिर आप 10 अलग अलग लोगों से बातें करो, पूछो, समझो। शुरू में आप परसेप्शन से मत जाओ कि ये अच्छा है या बुरा है, टिल यू गेट टू योर सबसाइड्स, थोड़ा रीड, समझो, करो, एंड देन डिसाइड। तो विदाउट जजमेंट टू से आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, मेरे को कुछ नहीं आता है, इसके लिए प्लीज मेरे को सिखाओ, ये माइंडसेट से आप जाओगे तो आपको बायस नहीं आएगा। आप जब इतने फाउंडर्स से बात करते हैं, आप जब आइडियाज़ को इवैल्यूएट करते हैं, सो इन रिटर्न में, आई मीन जस्ट टू सेट विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड ऑल, सो यू मस्ट बी रीडिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत रहती होगी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो if a person has to invest on its own, तो उस केस में उसने कौन सी बेसिक रीडिंग
चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि इतना एक एनालिसिस करना मस्ट है, उसके बाद में दे कैन टेक देयर डिसीजन, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेक द डिसीजन. सो आई थिंक वन थिंग जो इसको सेल्फ इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा उसको एक हल्का सा टेक्निकल कैपेबिलिटी जो उसको नेचुरल इंटरेस्ट है और जो उस स्टार्टअप के कहीं थोड़ा सा एक रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, इकोसिस्टम, वो वैल्यू चेन को, मे बी यू डोंट नो द फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफ इट और द बायोलॉजी ऑफ इट, बट उसका थोड़ा एक नॉलेज आना. अब एकदम भी उसको शट आउट नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. हाँ एग्जैक्टली. तो और वैल्यूएशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यदि आप वैल्यूएशन को प्रॉपरली रीड नहीं करोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे वेदर इट इज ओवर वैल्यूड और वेदर इट इज अंडर वैल्यूड. व्हाट दैट बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है वो सस्टेनेबल है नहीं है, कितनी डिफरेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि स्पेशली आप जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में कर रहे हो, आप मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कर रहे. यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड कि कौन क्या एक अलग चीज कर रहा है जो नेक्स्ट बिग बड़ी कंपनी बनने वाली है. अंडरस्टूड. अभी सर पिछले कुछ दिनों में मतलब आपने भी ऑब्जर्व किया होगा बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है मार्केट में. लाइक इन्वेस्टर्स तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, कब इन्वेस्ट करें. एक दिन मार्केट ऊपर है तो दूसरे दिन मार्केट नीचे है. सो ऐसे में आप इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देना चाहोगे आपके एंड से? आई थिंक इसमें मेरी फर्स्ट एडवाइस है थोड़ा सा एक ऊपर का व्यू ले लो. हाँ, एक मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ये सब जो हो रहा है इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, जो स्ट्रेटजीज बन रही है इस दुनिया में, जो आगे होने वाला है. एज एन इन्वेस्टर वॉट एवर कंपनीज और मार्केट, डू यू थिंक ये शॉर्ट टर्म है कि इसका एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चेंज आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडन पर्सपेक्टिव देख के यू विल हैव देन टेक अ व्यू. करेंटली वो इम्पोर्टेंट है कि आर द रूल्स ऑफ द गेम चेंजिंग, खेल बदल रहा है कि खिलाड़ी बदल रहे हैं, वो इफेक्टिवली. एंड जो एक चीज़ आपने इसमें बोली कि इंडिया की क्या पोजीशन है उसको भी इवैल्यूएट करके उन्होंने अपने डिसीजन लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग किसने क्या बोला और किसने क्या किया. हाँ, एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है. आजकल इवन ये भी देखने में आया है जो आजकल के यंग प्रोफेशनल है उनमें है ना, यंग नहीं इवन दोज हु आर इन सर्विस सेक्टर, जॉब अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा एक डर है. जॉब हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा जॉब रिप्लेसेबल है, राइट? सो आप उन्हें क्या माइंडसेट या डायरेक्शन देना चाहोगे? सी, जॉब अनसर्टेनिटी का जो डर है, हाँ, इट इज़ अबाउट वो फियर को यूज़ करके तुम क्या अपस्किल कर रहे हो. जो अनसर्टेनिटी अगर है कि ये एआई की वजह से है, तो मेरी कोर स्किल्स जो मेरे जॉब में करता हूँ, हाउ व्हाट इज़ दैट एआई एग्जैक्टली क्या कर रहा है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट कैन रिप्लेस यू. तो उसके क्या स्किल्स होंगे जो मेरे में आज नहीं है, और अगर मेरा ये जॉब गया तो आज क्या मेरे से करंट स्किल्स के रिलेटेड नए जॉब्स या नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, तो मैं कितना सा वो लर्निंग गैप ब्रिज करके हाउ डू आई मेक माई सेल्फ फ्यूचर के लिए तैयार. अंडरस्टूड. और एट द एंड अपने आप को अपस्किल करते चल एंड अपस्किल इन अ स्मार्ट वे. मैंने बस 2 कोर्स कर लिए, वो अपस्किल नहीं. कोर्स करा, मैं क्यों क्या कर रहा हूँ, मेरे करंट सेट ऑफ स्किल्स क्या हैं, मैं मेरे जॉब में क्या यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसमें हाउ कैन आई इम्प्रूव. इफ आई एम बीइंग रिप्लेस्ड, इज इट एआई, इज इट एफिशिएंसी, इज इट अ रोबोट. तो वो सब को देख के यू हैव टू, दैट इज वेयर दैट ह्यूमन माइंड की जो थिंकिंग कॉम्प्लेक्सिटी है उसको यूज करना है. So if you know your skill and inherent leadership quality, you will be able to exactly know where is your weakness, जो कोई आके replace कर देगा. सही बात है, बिल्कुल सही. आजकल जब मतलब because as you said we are having multiple funds, तो जब लोग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सो एक माइंडसेट, एक ट्रिगर होता है विच इज विंटेज, ठीक है. तो जस्ट वांट टू नो ये क्या रोल प्ले करता है, बिकॉज सिंस यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल तो आप ये चीज़ देखते ही होंगे, ये क्या रोल प्ले करता है. इट इज़ वेरी नेचुरल कि लोगों को लगता है कि अरे उसने पहले कोई नहीं, फर्स्ट टाइम फंड है, सेकेंड टाइम फंड है, क्या है. बट वी हैव मूव टू अ ecosystem today that people are
not seeing the past background so much. In today's time, even the funds are like startups. What is the value add you are bringing? आपका क्या vision है? How you are thinking about emerging technologies or emerging investment sectors? It is important to focus on that. Understood. Lot of vintage funds have done well, but do they continue to do well? It's not guaranteed. We don't know. Yeah, come on. It's not a guarantee. People change, mindsets change. आदमी का जो पहले का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी वो भी चेंज हो, जब कुछ नहीं था हम ज्यादा रिस्क लेते थे आज पूरा यू हैव टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम. हाँ, तो इसमें एक और चीज आई वांट टू आस्क, इमर्जिंग मैनेजर्स, यू नो, फंड मैनेजर्स, दे आर मोर बेटर और द एस्टैब्लिश्ड फंड्स? आई मीन, आप किस पे बेट करेंगे? आई थिंक while I am on this side, if I had to put my money, I would bet on कि जो मैं फंड मैनेजर को बेट कर रहा हूँ, how is he thinking of the future? And first time फंड मैनेजर का मे बी ये हो सकता है कि अरे कुछ if anything goes down या कुछ खराब हुआ तो वो उसको कैसे वो सक पकाएगा, will he be able to navigate? वो प्रोवन फंड मैनेजर ने ऑलरेडी प्रूव किया है. बट ये फंड मैनेजर अगर कुछ एकदम डिफरेंट सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तो आई विल बी लाइक, आई विल नॉट सी वो फर्स्ट टाइम फंड मैनेजर है या पहले का है. टुडे व्हाट हिज थीसिस, हिज इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज, जो वो अपना पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा है, वो अगर आज के दिन रेलिवेंट है एंड वो अगर आज के दिन अपने गेम में टुवर्ड्स ही इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम, देन आई थिंक वी कैन बेट ऑन दैट फंड मैनेजर. मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज आ गई कि how enthusiastically he is presenting his fund, presenting how much homework he has done, क्या उसने स्टडी किया है, क्या सेक्टर्स ढूंढने हैं, कितनी मेहनत करी है. आई थिंक ये एक शॉर्टकट हो जाता है कि पहले उसने फंड किया हुआ है तो इस बार भी उसका नया फंड आ रहा है, चलो उसमें डाल दो. हाँ, मतलब मेरा वही था कि बिकॉज नाउअडेज जैसा आपने बोला ये भी एक स्टार्टअप जैसा ही हो चुका है. मल्टीपल फंड्स यू आर हैविंग एंड इट्स एक्चुअली टफ टू डिसाइड कि मतलब एस्टैब्लिश में इन्वेस्ट करें कि हम न्यू वाले को अपॉर्चुनिटी. तो एस्टैब्लिश वालों को एक दो कदम आगे मिल गया, early mover का early, very 2 steps ahead in the race than you before. But that is where that your thinking ability and your whole fund strategy should be able to leapfrog and take those 2-3 faster steps. So what you are delivering today has to be value adding. So again here also you are going to evaluate the person who is going to manage the fund and his whole strategy. End of the day, even the strategy is built by that team. Exactly. Even फंड में भी एक एग्जीक्यूशन एंगल तो है. फंड रेज करना, फंड को डिप्लॉय करना, करेक्ट फाउंडर से, इन्वेस्टमेंट के बाद वो स्टार्टअप के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन, वैल्यू एड. तो जैसे हम एक स्टार्टअप को इवैल्यूएट करेंगे वैसे ही एक फंड मैनेजर को भी इवैल्यूएट करेंगे. सो जैसा आपने ये एक क्राइटेरिया दिया मुझे, तो इसके अलावा और कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैंने फंड को इवैल्यूएट करना चाहिए? आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आजकल हो जाता है कि हाउ इज द फंड मैनेजर थिंकिंग, कि वो लिक्विडिटी कैसे, वो जो मनीज लेगा धीरे धीरे इन्वेस्टर से, वो कैसे डिप्लॉय करेगा, उसको रिटर्न करने का कैसा प्लान है. तो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर में यदि मैं बात करूं, वेरी फर्स्ट थिंग इज टू इवैल्यूएट द फंड मैनेजर एंड देन उसके बाद में आएगा कि वो फंड का एग्जिट प्लान क्या है, द फंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, एग्जिट प्लान पूरा. ओके, पूरा के पूरा आ जाएगा. हाँ, मतलब इज इट समवन जो मैं आज पूरा पैसा दे दूं, सीधा 10 साल बाद मेरे को एक बुलेट पैसा देगा, समवन जो मेरे से थोड़ा SIP लेता रहेगा परसेंटेजेस में और फिर थोड़ा मेरे को रिटर्न्स भी देता रहेगा. क्योंकि एंड ऑफ द डे वो IRR इज समथिंग हम भी देखते ना, FD में 60% मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में इतना मिल रहा है, PMS में इतना दे दूं वो. ट्रू. तो वही सारी चीजें यहाँ पे वही सेम है. सेम इट इज वही है. एंड ऑफ द डे इट इज समवन्स हार्ड अर्न्ड मनी. एंड आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को भी इवैल्यूएट करना है. यदि आप ओपन एंडेड में डाल रहे हो तो यू विल बी गेटिंग लाइक फ्री हैंड एज कंपेयर टू क्लोज एंडेड. यू हैव टू बी ओके फॉर एन 8-year 10-year tenures इन अ टिपिकल क्लोज एंडेड. बट फिर वही आ जाता है, उसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है. सो यू हैव टू बैलेंस दैट रिटर्न, रिस्क एक्सपेक्टेशन, मैनेज लिक्विडिटी. कोई ऐसा बड़ा है जहाँ मेरे को कैश फ्लो रिक्वायरमेंट होगा. इसमें भी इवन जब हम मतलब लिक्विडिटी की जब हम बात ही कर रहे हैं तो प्राइवेट मार्केट में यदि मैं देखूं तो प्राइवेट मार्केट
में स्पेशली वीसी और एंजल या प्राइवेट इक्विटी फॉर दैट मैटर, इसमें लिक्विडिटी का इशू आता है. मतलब द मोमेंट आपने डाला यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ह्यूज रिटर्न, और आपका इवन जो अमाउंट है वो भी आपको इमीडिएटली मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है. तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने से पहले अपने लिक्विडिटी पैटर्न को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए? एक चीज इसमें है कि जो प्राइवेट क्लोज एंडेड फंड्स हैं उसमें सडनली इमीडिएट लिक्विडिटी इवेंट नहीं होगा. तो मैंने अभी आज डाला कल बेच दिया या रिडीम कर लिया यूनिट्स, वैसे इस पे नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस एसेट क्लास में जो मैं डाल रहा हूँ इज स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, इज नीड्स अ 3 to 4 year 5 year होराइजन. उसमें गिवन द लिक्विडिटी चैलेंज आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो टू कॉम्पनसेट फॉर दैट रिस्क. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो मैं पैसा एलोकेट कर रहा हूँ इज दैट मनी विच आई नो ये मैं लॉक कर रहा हूँ फॉर अ सर्टेन पीरियड, एंड आई डोंट हैव दैट इमीडिएट रिक्वायरमेंट आफ्टर 1 year 2 year. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ओवरऑल परसेंटेज में मैं कितना एलोकेट कर रहा हूँ इट शुड बी सम उतना परसेंटेज जो मेरे को पता है मेरी कोई इमीडिएट लिक्विडिटी नीड नहीं है. अगर कल मेरा बच्चा जा रहा है कॉलेज और मेरे को उसका एक बड़े फी के लिए एक बड़ा लमसम अमाउंट चाहिए 1 साल बाद, तो शायद स्टार्टअप इन्वेस्टिंग 1 साल के लिक्विडिटी इवेंट में नहीं बैठेगा. हाँ. तो यदि मुझे इसे रैंक करना रहे इन्वेस्टमेंट को, तो आप कैसे रैंक करेंगे ये चीज को? So liquidity wise a listed immediate equity market is the most liquid. Understood. For an investor. FD भी आजकल बहुत liquid है easily, cash, even these gold units and all that. Then is the difficult ones are the VCs, the startup investments. Here you cannot expect liquidity immediately. Technically, even real estate I think is becoming far more difficult than even these VCs and all that. Right. If you want a good return. Still REITs and all, they are REITs and all again listed instruments. ऐसे तो gold जो listed gold बहुत easy है physical. So listed instruments are, that whole point of listing is for market. Exactly, liquidity only. So liquidity मतलब यदि आप listed में invest करते हैं, यदि आपको liquidity चाहिए, so better opt for listed one or FDs or something. Unlisted one. Because unlisted one में आपको liquidity का बहुत बड़ा issue आएगा. मतलब 1-2 साल का अगर होराइजन है तो स्टार्टअप्स और अनलिस्टेड अर्ली स्टेज में तो आप मत ही करिए. प्राइवेट इक्विटी में तो भी 2 साल 3 साल में एक थोड़ा सा हो सकता है, बट दैट इज यू आर बेटिंग ऑन फाउंडर्स एंड कंपनीज टू यूज योर कैपिटल टू एक्चुअली ग्रो. तो उनको ग्रो करने का थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना. अंडरस्टूड. क्योंकि फंड की लिक्विडिटी मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर रहे हैं. Right. फिर वो प्री मैच्योर एग्जिट किया तो ना स्टार्टअप को वैल्यू हुआ ना इन्वेस्टर को, और ना इन्वेस्टर को वैल्यू मिला. Exactly. So when you have to पहले से know what you are getting into. Understood. At least have a 4-year horizon. Okay, 4 to 5 years 4 to 5 years horizon. When you are investing in angel, startup, venture. वहाँ से फिर धीरे धीरे एक पार्ट रिटर्न्स आने लगते हैं. Okay, understood. Sir, just last one question. अगर आपको अपनी लाइफ को और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लाइन में समराइज करना हो, तो वो एक लाइन क्या होगी? So that one line will be bet on ambitious founders. जैसे बोलते हैं ना, अपनी संगत अच्छी रखो, उनका ट्रेड्स आप में भी आ जाएगा. तो सुसंगत रखो और आप उनके साथ बड़े हो जाओगे. उनके साथ में ही आप भी बड़े हो जाओगे. सही बात है, बिल्कुल सही. एंड सो विद दिस आर लाइक this conversation, ये बिल्कुल फील नहीं हुआ that I'm talking to an investment strategist. It is like just a basic चीजें जो हमने शायद बचपन में. Just a very natural conversation. Exactly. जो रोज में बात करते जनरल ऐसी क्या चल रहा है. हाँ, तो मतलब मुझे आपसे बात करके वही लगा. मुझे यूजुअली आई यूज्ड टू थिंक कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट होते होंगे उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग रहता होगा, बट आपसे बात करने के हमने पता चला कि जितने हम्बल है उतने बड़े आप बन जाओगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. क्योंकि आप जितना आपके माइंड को क्लियर रखोगे उतना अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे, और जितना अच्छा आपका डिसीजन रहेगा उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा. एट द एंड इट इज लाइक डिसीजन मेकिंग कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप जितना हम्बल हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उतनी ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे. सो जस्ट वन लास्ट थिंग विच इज
rapid fire round. So I just need answer in single word, Sure, okay, sure. without taking much Yeah, time. yeah. So coffee या tea? टी Okay, early bird या night owl? अर्ली बर्ड क्या बात है. Books या podcast? बुक्स. ओहो, इसे आप देखोगे ना? ये हम बचपन से बुक्स में थे, पॉडकास्ट तो अब स्टार्ट हुआ. Exactly. हाँ. बुल मार्केट या बेयर मार्केट? डजंट मैटर, गुड बिजनेसेस. दोनों में से एक ही आंसर चाहिए, बुल मार्केट या बेयर मार्केट. पर स्टार्टअप्स में तो है ही नहीं ना ये. अरे हाँ सच्ची, मतलब आप I दैट know, इज I know. वेयर. हाँ. It is not in startup. हाँ. It is just a good business. बुल मार्केट फॉर एग्जिट्स ऐसे ले लो. यू वांट अ बुल मार्केट, आपकी एग्जिट्स अच्छी हो सकती. Exactly. एक ऐसा सेक्टर जिसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे. क्विक. अब आज के दिन कोई एकदम फैशन कंज्यूमर ब्रांड, वो अब मेरे को नहीं पता. वो आज के दिन मेरी उसमें बैकग्राउंड नहीं, तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक. So you will opt for fashion, consumable fashion. कोई ऐसा फैशन मेरे को इतना फैशन का समझ नहीं है, तो मे बी दैट्स व्हाई. Okay. AI overhyped or underhyped? ट्रू यूज केसेस आर स्टिल अंडर हाइप्ड. मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ओवर हाइप कर रहा है, बट Okay. एक्चुअल जो यूज केसेस अभी भी अंडर हाइप्ड है. फार मोर कैन हैपन एंड पीपल आर डूइंग इट जो कोई इतना आइडिया ही नहीं है. क्या बात है, क्या बात है. If not investing, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आई थिंक आई वुड हैव बीन अ प्रोफेसर. रिसर्च कर रहा होता, पढ़ा रहा होता, बुक्स लिख रहा होता. But sir, it is indeed an awesome hosting you here. It was great. And I Thank mean, you. knowing your thoughts, knowing your thought process, knowing the thought process of Morphosis, because it does matter as a common man if we are listening to what fund manager or what our investment strategists are thinking in this scenario of market. And really you have done fabulous job. I mean, इतना simple language में आपने थैंक यू. बताया है. आपने भी इतने अच्छे से सब समझ. थैंक यू So, सो मच. thank you इट्स so बीन much, sir. ग्रेट कमिंग एंड हैविंग अ चैट. ऐसे लग रहा था बस बातें कर रहे हैं बातें जनरल. कर हाँ, रहे हैं, right. जैसे डिनर पे बातें करते बस बातें कर रहे हैं. हाँ, Exactly. So thank you so much. थैंक यू सो मच.